संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिजिक्स क्लास 12 की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक पहला है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। देखो, इलेक्ट्रो में यदि हम बात करें इलेक्ट्रो की, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? यदि हम फोर्सेस की बात करें, किसकी? फोर्सेस की। यदि हम बल की बात करें एट रेस्ट, यदि हम बल की विराम अवस्था में बात करें तो वो होता है स्टैटिक। दूसरी चीज़ आती है आपके डायनेमिक। क्या? डायनेमिक का मतलब है जो फोर्सेस जो रेस्ट पे ना हो के मोशन में हो। क्या? जिन बलों की हम बात करेंगे यदि वह किस में हो? मोशन में हो, अर्थात गति में हो, तो वो होता है डायनेमिक। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमारा सबसे पहली बात आती है चार्ज। चार्ज क्या होता है? बात चार्ज की करें, चार्ज क्या होता है? चार्ज के लिए सबसे पहले चार्ज क्या होता है? आप सब ने पढ़ा होगा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपने पढ़ा होगा मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। मास को कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान। उसी प्रकार चार्ज को हम कहेंगे आवेश। जैसे किसी भी चीज़ का मास है वह उसके वेग पर निर्भर करता है। किस पर? वेग पर। चार्ज है, जो आवेश है, वह वेग पर निर्भर नहीं करता। वेग पर चार्ज वेग पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद दो प्रकार के चार्ज हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यदि हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हम सभी को पता है यदि दो सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं, दो समान प्रकार के आवेश हैं, तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अर्थात सिमिलर चार्जेस में क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। एंड अपोजिट चार्जेस में क्या होगा? अट्रैक्शन। जो भी समान प्रकार के आवेश हैं, अर्थात नेगेटिव में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? आकर्षण होगा। और पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होगा। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है, सीधी सी भाषा में आपने हमेशा पढ़ा होगा कि चार्ज को आपने हमेशा यही सुना होगा कि चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। आपने कभी नहीं सुना होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = NE। यहाँ पर E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है हमें पता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। जो चार्ज है वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका? E का। चार्ज क्या होगा? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पर n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन हो सकता है।
यहाँ पर ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी बात करें चार्ज की, चार्ज के यदि हम अगली प्रॉपर्टी पे आए तो चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि चार्ज को एडिटिव प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वह होगा इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब है ना हम चार्ज को बना सकते हैं ना चार्ज का तोड़ सकते हैं। अर्थात जो चार्ज है, हम चार्ज की बात करेंगे तो किसी एक आइसोलेट सिस्टम के लिए बात करेंगे। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है यदि इस पर चार्ज पहले 2 कूलम, यहाँ पर इस ए का 2 कूलम, बी का 6 कूलम और यदि सी का 8 कूलम चार्ज है, किसी एक प्रोसेस के बाद ए का चार्ज हो गया 3 कूलम, बी का चार्ज हो गया वापस 5 कूलम, या इसको तो ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, तो सी का चार्ज कितना होगा? पहले इस सिस्टम का जितना चार्ज था, इस सिस्टम का पहले चार्ज कितना था? 2 + 6 + 8 कितना? 16 कूलम। कितना? 16 कूलम। इसका चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज देखो ये कितना है? 3 + 5 + C, 8 और 5 13। सी का मान कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 8 और 5 13, 16 में से 13 गए, बचे 3। ठीक है, ये था 5 और ये 3 था, ये 3 आप इसको यदि हम इसको 8 कर लें तो ये हो गया 8 और 5 13, सी का मान बचेगा 3। ठीक है, ये इसी प्रकार किसी भी एक आइसोलेट सिस्टम के लिए ऐसा है। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है एक सिस्टम जिस पर किसी दूसरे सिस्टम का इफेक्ट नहीं हो रहा, वो क्या होगा? एक आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिस पर किसी दूसरे सिस्टम का इफेक्ट नहीं हो रहा, ये हो गया आपके आइसोलेट सिस्टम। आगे हम बात करते हैं, हमने क्वांटाइजेशन की बात कर ली कि चार्ज हमेशा Q = क्या होगा? Q = NE होगा। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में मेनली 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं। पहली होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर का मतलब है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड मतलब केवल सिर्फ परिमाण हो। और जैसे चार्ज है, हमने चार्ज में किसी अभी जो न्यूमेरिकल किया था, हमने उसमें कोई डायरेक्शन नहीं ली थी, दिशा नहीं ली थी। हमने क्या किया, जो चार्ज था उसको सीधा 2 + 3 + 5 + 7 कर दिया, मतलब सीधा सीधा जोड़ दिया। तो वो कौन सा हो गया? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यदि हम बात करें एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है? न्यूट्रल बॉडी। यदि हम न्यूट्रल बॉडी की बात करें, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि उस पर नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितने प्रोटॉन हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इस न्यूट्रल बॉडी से इसको ध्यान से देखना, इससे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। यदि इससे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज बाहर निकाल लिया, किसी न्यूट्रल बॉडी से हमने 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज को बाहर निकाल लिया, तो अब इसके पास कितना चार्ज बचेगा? हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज निकाला तो ये कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस सिस्टम के पास चार्ज बचेगा, वो बचेगा +5 इलेक्ट्रॉन। कितना? +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज इस सिस्टम के पास बचेगा। इसके आगे हम कुछ हमारे जो
फंडामेंटल लॉ है उनकी बात करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस हैं वह किस प्रकार से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हम उस पर फोर्सेस की बात करेंगे ओनली एंड ओनली एट रेस्ट, अर्थात जो चार्ज हैं यदि चार्ज रेस्ट पर है, देखो चार्ज 3 प्रकार से हो सकता है, एक रेस्ट पर हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो सकता है और तीसरा चार्ज किसी एक्सीलरेशन के साथ हो सकता है। अर्थात हो सकता है चार्ज विरामावस्था में हो, किसमें, विरामावस्था में यदि हम चार्ज की स्टडी करेंगे तो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि चार्ज की हम मूविंग कंडीशन में बात करेंगे उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगी वह आपके आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। यदि हम चार्ज के एक्सीलरेशन के साथ रिलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम इलेक्ट्रोसिटी की बात करेंगे, हमारा अगला इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में कूलॉम्ब्स लॉ। हमारा टॉपिक है कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ, देखो हम 2 चार्ज लेंगे, मिनिमम चार्ज कितने लेंगे, 2 चार्ज। हमने चार्ज ये लिया Q1 एंड दिस विल बी Q2। हमने 2 चार्ज लिए Q1 एंड Q2। इस पर इनके यदि बीच की डिस्टेंस कितनी हो, R, कितनी, R। देखो Q1 पर Q2 की वजह से चार्ज लगेगा और Q2 पर Q1 की वजह से चार्ज लगेगा। Q1 पर Q2 की वजह से चार्ज लगेगा यदि फोर्स एट Q1 ड्यू टू 2। यदि हम फोर्स ऑन Q1, यदि हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2 लिखेंगे, Q1 पर Q2 की वजह से चार्ज, तो हम लिखेंगे F12। यदि हम इस पर चार्ज, देखो इनका ध्यान रखने का सीधा सा है, यदि हमें इस पर चार्ज निकालना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से हमें Q1 पर चार्ज निकालना है Q2 की वजह से, तो Q2 इसको क्या करेगा, इस तरफ धकेलेगा। जो Q1 चार्ज है इस पर Q2 की वजह से बल लगेगा इस तरफ और यह होगा F12। सिमिलर जो Q2 है उस पर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ और वह उसको उस तरफ धकेलेगा, वह होगा F21। हमें पता है दोनों चार्जेस सेम हैं, यदि दोनों चार्जेस सेम हैं और इनके बीच दूरी r है तो दोनों बल कितने होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जो F12 होगा उसका मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होगा। F12 का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर होगा। आप सब ने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा होगा कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं वह आपस में समान परिमाण, किसके, समान परिमाण के होते हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है। तो हम इन सब की फोर्सेस की सबसे पहली बात करेंगे तो ये फोर्सेस किस प्रकार के हैं, यह है पेयर फोर्सेस। कैसे, पेयर फोर्सेस, अर्थात जो ये बल लगेगा वह 2 के वजह से, इस पर इसकी वजह से और इस पर इसकी वजह से लगेगा। हमें अब इसके परिमाण की बात करते हैं तो कहा गया कि जो F12 पर F21 की वजह से बल लगेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात समानुपाती होगा, किसके, Q1 एंड Q2 के। F12 या F21 पर लगने वाला बल Q1
Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, अर्थात Q1 और Q2 के बीच की, Q1 और Q2 की बीच की जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमें इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए यह है F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? K इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आगे बात करें K क्या है? K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे एक, यदि हम सीधा सा फॉर्मूला है, हमें K की वैल्यू याद रखनी है। K इक्वल टू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यह है आपके K की वैल्यू। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी एट स्पेस। क्या? परमिटिविटी एट स्पेस। इस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन है आपके, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 एंड इनकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर। बहुत इजी सा है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन दिस फोर्सेस। तो यदि हमें पता हो किसी भी चीज़ पर मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर फोर्स 1 इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स 1 इलेक्ट्रॉन। F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो F इक्वल टू होगा K E स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है R की वैल्यू कितनी है, 1। दूसरी बात, जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ये फोर्स Q1 है एंड दिस विल फोर्स Q2। इस Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ F12। यदि मैं एक दूसरा चार्ज यहाँ पर Q3 लेके आ जाऊँ, यदि यहाँ पर एक चार्ज दूसरा Q3 लेके आ जाएं, तो क्या Q3 का Q2 के लगने वाले फोर्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो सीधा सा जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज है वह इनवेरिएंट होता है। किसी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का किसी तीसरे चार्ज की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो आवेशों पर लगने वाले बल के पर तीसरे चार्ज की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस Q1 पर F12 की वजह से लगने वाला बल F12 होगा, इस पर Q3 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह कैसे हैं? तीसरा है इसका, जो ये फोर्सेस हैं
जो फोर्सेस हम ले रहे हैं, हमने कहा कि पेयर फोर्सेस हो सकता है, तो आपने कहा सर एक ये Q1 इस तरफ लग जाए, दूसरा Q2 इस तरफ है, ये भी तो ये दो पेयर फोर्सेस है, इसमें बल नीचे लग रहा है, इसमें ऊपर लग रहा है, हाँ सही है, लेकिन इसमें एक बात जोड़नी चाहिए, वह यह है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, यह बल हमेशा उन्हीं चार्जेस के बीच में लगेगा जिनको एक लाइन सीधी जोड़ रही होती है। यदि इस प्रकार से ये फोर्सेस हैं तो ये कोलम्बिक फोर्सेस नहीं हैं, यदि फोर्सेस होंगे तो इस प्रकार से होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच।